नमस्कार, नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में पुनः स्वागत है। आज हम हमारी पिछली अवधारणा समूह पर आगे चर्चा करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने जो समूह है उसकी उपयोगिता, परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम समूह के वर्गीकरणों पर चर्चा करेंगे। समूहों का जो वर्गीकरण है वह समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर प्रस्तुत किया है और ऐसे 5 भिन्न आधारों की पर हम समूहों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। पहला है समूह में सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात किसी भी समूह में जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा, समूह के मध्य जो संबंध हैं उन संबंधों की प्रगाढ़ता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर औपचारिक एवं अनौपचारिक 2 प्रकार के समूहों का वर्गीकरण किया गया है। तीसरा है समूहों की स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व के आधार पर समूहों का वर्गीकरण। कुछ समूह स्थायी होते हैं, कुछ समूह अस्थायी होते हैं। स्थायी समूह परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली। अस्थायी समूह महाविद्यालय में विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह, एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह हो सकता है। चौथा है हम की भावना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण, अर्थात अंतर समूह और बाह्य समूह भी समूहों का वर्गीकरण है। और इसके अलावा लास्ट में जो समूहों का वर्गीकरण है वह है प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। इस प्रकार समाजशास्त्रियों ने समूहों का भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। सदस्य क्या संख्या के आधार पर युग्मित 2 जनों से मिलकर जो समूह बनता है, 3 सदस्यों से मिलकर जो समूह बनता है, 4 सदस्यों से मिलकर जो समूह बनता है। औपचारिकता एवं अनौपचारिकता संबंधों की प्रकृति के आधार पर औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह। स्टेबिलिटी के आधार पर स्थायी समूह, अस्थायी समूह। वी फीलिंग की भावना पर आधारित अंतर समूह और बाह्य समूह। और लास्ट में है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, जो समूहों का व्यापक पैमाने पर वर्गीकरण है सामने आता है। अब हम प्राथमिक समूह की अवधारणा पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्राइमरी ग्रुप। चार्ल्स हस्टन कुले जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा को रखा है। प्राथमिक समूहों से तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, साहचर्य और सहयोग होता है, जिनमें हम की भावना होती है तथा संबंध अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं, वे प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं। अर्थात चार्ल्स हस्टन कुले अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूहों की अवधारणा को रखते हैं। प्राथमिक समूहों से तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, साहचर्यता देखने को मिलती है और सहयोगी भावना लिए होते हैं। इनमें वी की भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, अवर की भावना पाई जाती है, हमारे की भावना पाई जाती है। और जो संबंध हैं वह अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात रूल्स और रेगुलर के अकॉर्डिंग नहीं होते, एक दूसरे के प्रति
घनिष्ठता लिए होते हैं। प्राथमिक समूहों की जो 3 उदाहरण चार्ल्स हस्टन कुले ने रखे, वह रखे फैमिली, नेबर एंड फ्रेंड्स, अर्थात परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली प्राथमिक समूहों के उत्तम उदाहरण चार्ल्स हस्टन कुले ने दिए। अब हम प्राथमिक समूहों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। शारीरिक समीपता, अर्थात खाने पीने के संबंध, उठने बैठने के संबंध। जिस प्रकार एक परिवार में रहने वाले सदस्य शारीरिक रूप से एक दूसरे के समीप होते हैं, साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, इस तरह के संबंध प्राथमिक समूहों की पहली विशेषता होती है। दूसरा है लघु आकार, स्मॉल साइज। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा होगा तो उनके मध्य इस तरह की विशेषताएं नहीं मिल पाएंगी, अर्थात निकटता और घनिष्ठता कम होती चली जाएगी। इसलिए प्राथमिक समूह का जो आकार है वह छोटा होता है, लघु होता है। तीसरी जो विशेषता है वह है संबंधों की अवधि, अर्थात प्राथमिक समूहों में जो संबंधों की अवधि है उसका घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध होता है। अर्थात संबंधों का काल जितना लंबा होगा, साधारणतः उतनी ही मात्रा में, अधिक मात्रा में घनिष्ठता हमें देखने को मिलेगी। इस प्रकार संबंधों की अवधि जो है वह प्राथमिक समूहों में अधिक होती है, अर्थात लंबे समय से सामाजिक संबंध इस प्राथमिक समूहों में विद्यमान होते हैं। उद्देश्यों की समानता, प्राथमिक समूहों के सदस्यों के जो उद्देश्य हैं, जो उनके हित हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, जो उनकी हॉबीज़ हैं, वह लगभग समान होती है। उदाहरण के लिए किसी भी परिवार के, किसी भी पड़ोस के, किसी भी मित्र मंडली के जो उद्देश्य हैं वह लगभग समान होते हैं। एक परिवार में 4 या 5 से अधिक लोग रहते हैं, उन सभी के जो उद्देश्य हैं वह समान होते हैं। परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों को कार्य का विभाजन कर दिया जाता है और उस कार्य के विभाजन के आधार पर वह परिवार अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इसलिए प्राथमिक समूहों में जो उद्देश्य हैं वह समानता लिए होते हैं। संबंध स्वयं ही साध्य है, अर्थात प्राथमिक समूहों में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते हैं। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। यह प्राथमिक समूहों की सबसे मौलिक विशेषता है और इस विशेषता को समझने के पश्चात हम प्राथमिक समूहों को विशेष रूप से समझ पाते हैं। संबंध स्वयं ही साध्य हैं, अर्थात इस प्रकार के समूहों में किसी स्वार्थ अथवा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति को के साधन नहीं होते हैं। अर्थात जहाँ साधन, अर्थात जहाँ लक्ष्य और उपकरण एक हो जाते हैं वह प्राथमिक समूह है। अर्थात यहाँ मीन्स, गोल्स समान रूप से स्थापित होते हैं। यह प्राथमिक समूहों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। संबंध स्वयं ही साध्य हैं। और इसके पश्चात जो अगली विशेषता है वह संबंध व्यक्तिक होते हैं, अर्थात प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले संबंध
एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्तिक होते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता के संबंध, मित्रों के संबंध, भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध, और एक पड़ोस में रहने वाले समुदाय के, एक पूरे मोहल्ले के आपस के जो संबंध हैं वह व्यक्तिक प्रकृति के होते हैं। इसलिए प्राथमिक समूहों की यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इंडिविजुअल रिलेशन, व्यक्तिक संबंध, जिसे इंग्लिश में इंडिविजुअलिटी भी कहा जाता है। आज के व्याख्यान में हमने समूहों का वर्गीकरण जो 5 आधारों पर किया गया उसकी चर्चा की। उसके पश्चात हमने प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताओं को पर चर्चा की। प्राथमिक समूह से आगे की जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।